नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मोहित। और मैचेस जो हैं वो अब दिलचस्प होने लगे हैं। मैचेस बल्कि कहा जाए कि भले ही उतने दिलचस्प ना हो रहे हो, लेकिन पॉइंट्स टेबल अब दिलचस्प हो गई है, क्योंकि अब हर एक मैच का नतीजा बिल्कुल सीधा असर कर रहा है पॉइंट टेबल पर। वहां टीमों की उठापटक शुरू हो गई है। इस बीच कौन सी दो टीमें आज मैदान में टकराएंगी, वहां प्लेऑफ पर क्या समीकरण बैठेगा, उसके अलावा बीती रात मुंबई ने किस तरह से जीत का चौका लगाया, ये सब कुछ इस शो में आपको बताएंगे। प्लेइंग 11 पर बातचीत करेंगे, पिच रिपोर्ट बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अपडेट से शुरुआत करते हैं। आज खेला जाएगा 42वां मैच इस सीजन का, यानी 2025 आईपीएल का 42वां मैच आज खेला जाएगा। राजस्थान की टक्कर जो है वो बेंगलुरु से होगी। बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे ये आरसीबी वर्सेस आरआर मुकाबला शुरू होगा। बेंगलुरु की टीम इस वक्त पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर है, जबकि राजस्थान की टीम पॉइंट टेबल में 8वें नंबर की है। यानी अगर आप पॉइंट टेबल पर ही नजर डाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस सीजन में दोनों टीमों की परफॉर्मेंस में कितना अंतर रहा है। लेकिन क्या यह अंतर आज भी मैदान में दिखाई देगा, यह दिलचस्प होगा देखना। बेंगलुरु की कोशिश जो होगी वो यही होगी कि वो इस मैच में जीत हासिल करे और राजस्थान उसको रोकने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि राजस्थान के लिए अब मुकाबले जो है वो बहुत ज्यादा टफ होते जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी है मोहित आज के मैच को लेकर, और जो एक नया ट्रेंड भी शुरू हुआ, वो क्यूरियोसिटी है कि क्या बैंगलोर अपने घर में जीत पाएगी। क्योंकि आप चेन्नई को देख लीजिए, आप बेंगलुरु को देख लीजिए, आप लखनऊ को देख लीजिए, ये ऐसी टीमें हैं जो अपने घर में ही हार जा रही हैं। क्या बेंगलुरु आज इस इंतजार को खत्म करेगा? बिल्कुल, ये अभी तक के आईपीएल में हमने ये देखा था कि पहले जो सीजन आते थे उसमें ये होता था कि ये इन सबके एक तरह से किले होते थे। आप आरसीबी को उनके ग्राउंड में जाकर नहीं हरा सकते थे, चेन्नई को आप चेपॉक में नहीं हरा सकते थे, मुंबई को वानखेड़े में हराना मुश्किल होता था। लेकिन शायद इस बार के आईपीएल में कुछ ऐसा हुआ है कि सब कुछ उल्टा होने लगा है, और सबसे ज्यादा जो संघर्ष जो टीमें कर रही हैं वो आरसीबी है और चेन्नई है। और इस बार जो चीजें देखने को मिली है कि ज्यादातर ये हो रहा था कि ग्राउंडमैन के साथ आपकी नहीं बन रही है, कहीं पिच की गड़बड़ हो जा रही है, कहीं पिच क्रिएटर आपकी बातें नहीं मान रहे हैं, फ्रेंचाइजी जो है वो अपनी बात पूरी तरह से नहीं मनवा पा रही है, और उसका असर हमको देखने को मिल रहा है। अब तो मुश्किल यही है कि क्या आरसीबी ऐसा कर पाएगी, वो अपने घर में जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। क्योंकि लगातार वो अभी तक का सीजन उसका भले ही सर अच्छा गया हो, लेकिन अगर उसको प्लेऑफ में जाना है तो अपने जो घर के मैच है उनको जीतना बहुत जरूरी उनके लिए हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि वहां से जो विश्वास आता है वो अलग किस्म का विश्वास होता है। और ये बिल्कुल सही बात है कि ये गढ़ माना जाता था। मतलब इन टीमों की कामयाबी को अगर आप प्रीवियस सीजन्स में अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि चेन्नई की टीम ने अगर 5 खिताब जीते हैं तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि उसने अपने होम मैचेस हमेशा बल्क में जीते। एक आध मैच हटा दीजिए तो वहां पर होता यह था कि जितने मैच खेल रहे हैं उसमें से 90% मैच जो है वो चेन्नई जीतती थी अपने स्पिनर्स के दमखम पर। लेकिन अभी जो है वो बाजी इस बार उल्टी हुई है, और ये बाजी उलटने के बाद चेन्नई की हालत भी खराब है। हालांकि बैंगलोर की स्थिति ठीक है, बैंगलोर भले अपने घर में नहीं जीत रही है लेकिन बाहर जाकर जीत रही है, अच्छी फॉर्म में है। कैसा रहा है उसका सफर, ये आपको बताते हैं। इस साल जो है अब तक शानदार फॉर्म में दिखी है आरसीबी की टीम, अगर सिर्फ उसका अपने होम ग्राउंड पे परफॉर्मेंस को हटा दिया जाए तो। 8 मैचेस अब तक आरसीबी ने खेले, 8 मैचेस में से 5 मैच में जीत हासिल की है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। राजस्थान की टीम दूसरी तरफ प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर है। हालांकि वो जो आखिरी नेट रन रेट का जब खेल होता है और आखिरी लीग मैच तक वो सांसें अटकी रहती हैं कि शायद 14 पॉइंट पर कोई एक टीम चली जाए। अगर 14 पॉइंट पर एक टीम जाती है, यानी 7 जीत के भरोसे एक टीम जाती है, तो वहां पर उम्मीदें हैं। लेकिन अगर आप वैसे बात करें जो अभी तक की परफॉर्मेंस है उस लिहाज से स्थिति अच्छी नहीं है। 8 मैच में सिर्फ 2 जीत है उसके खाते में, यानी अब अगर उसको 16 पॉइंट तक जाना है तो अब जितने भी मैच बचे हुए हैं 6, वो 6 के 6 मैच जीतने होंगे। और अभी तक मोहित परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही कि आप राजस्थान के लिए कह दें कि यहां से 6 से 6 मैच जीत जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह का उनका हाल रहा है तो ये बिल्कुल लग रहा है कि अब तो हर एक मैच के साथ वो अपने प्लेऑफ से दूर ही होते जाएंगे अगर वो जीतेंगे नहीं। और कप्तान उनका फिट नहीं है, टीम का बैलेंस बन नहीं रहा है, स्टार खिलाड़ी आपके रन नहीं बना रहे हैं, और सबसे बड़ी है कि आपको जोस बटलर की कमी आपको खल रही है। इसलिए चीजें मुश्किल लग रही है यहाँ पर राजस्थान के लिए, क्योंकि अब आप एक तो आपके पास मेंटल प्रेशर बहुत रहता है कि यार मुझे हर मैच जीतना है, और जीतना ही सिर्फ नहीं है, आपको अपना नेट रन रेट भी सुधारना है। यानी कि आपको कम से कम 8 मैच जो आपके बाकी बचे, 6 मैच आपके बाकी बचे हैं, उसमें से 6 में से कम 3 मैच ऐसे होने चाहिए जहां आप बड़े अंतर से जीते। यानी कि आप 6 या 7 विकेट से जीत रहे हो, 50 या 60 रन से जीत रहे हो, 40 रन से जीत रहे हो। और अभी तक का जो आईपीएल गया है, और वो खासकर जो राजस्थान का जो आईपीएल गया है, उसमें ये चीजें काफी मुश्किल लग रही हैं। और अब तो शायद राजस्थान के फैंस दुआ ही कर सकते हैं कि वो कोई चमत्कार करे और लगातार के सभी मैच जीत जाएं, जो अभी तक मुश्किल लग रहा है।
और उनके साथ बहुत सारी चीजें हुई भी हैं। आपके कोच चोटिल हैं, तो वो पूरी तरह से फिट नहीं है, जो आपको ग्राउंड पर आकर भी थोड़ा टिप्स दे सके। कप्तान को लेकर आपको उलझन चल रही है, पहले कप्तान फिट थे, फिर बाहर हुए, दोबारा फिर बाहर हो गए। रियान पराग कप्तान बनते हैं लेकिन वो उनकी अच्छी फॉर्म नहीं चल रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो जिससे शायद राजस्थान जो है इस वक्त जूझ रही है। बिल्कुल, इस पर और विस्तार से भी बात करेंगे, क्योंकि बात सही है कि क्या एक बड़े टूर्नामेंट में जिस तरह की लय मिलनी चाहिए थी उस तरह की लय इस बार राजस्थान को मिल ही नहीं पाई। उसकी क्या वजह है, जिस पर अभी हल्की सी चर्चा हुई की हमने, इस पर और थोड़ी विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह से रिकॉर्ड बुक है। रिकॉर्ड बुक में अगर आप जाएंगे और इन दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों को खंगालेंगे, उसके इतिहास को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि टक्कर अच्छी रही है, कांटे की रही है। अब तक 33 मैच खेले गए हैं, 33 मैचेस खेले गए हैं आरसीबी वर्सेस आरआर के बीच में, और उसका जो लेखा जोखा है वो आपकी स्क्रीन पर है। 16 मैचेस इसमें से आरसीबी ने जीते हैं और राजस्थान ने 14 मैचेस जीते हैं। तो बहुत ही बारीक सा फर्क है जो ये बताता है कि ठीक है, इस सीजन में भले ही एक टीम चौथे नंबर पर है और दूसरी टीम 8वें नंबर पर है, यानी बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री खंगालेंगे तो वहां पर चीजें अच्छी रही हैं, नेक टू नेक फाइट रही है, कट टू कट फाइट रही है। ये जो नतीजे हैं वो यही इशारा करते हैं। 3 मैचेस ऐसे हैं जिनका नतीजा नहीं भी निकला, यानी 16 बेंगलुरु ने जीते, 14 राजस्थान ने जीते और 3 मैच का नतीजा नहीं निकला। राजस्थान की बात अगर थोड़ी सी और की जाए मोहित, मुझे लगता है शायद जिस सिचुएशन में अभी टीम है, जो भी टीम के सीनियर प्लेयर्स हैं या टीम के साथ राहुल द्रविड़ का जो रोल है, अब शायद कोई ये नहीं कह रहा होगा कि हमें 6 के 6 मैच जीतने हैं। यहां बात ये हो रही होगी कि हमको कम से कम ये मैच जीतते हैं, फिर इसके बाद अगर ये जीत जाएंगे तो थोड़ी सी सांस लेने का मौका मिलेगा, फिर आगे जाएंगे। 1 मैच एट वन टाइम वाला जो फॉर्मूला है, मेरे ख्याल से उसी फॉर्मूले से जाएंगे तो बेहतर होगा। अगर ये सोच लेंगे कि हमें 6 के 6 मैच जीतने, तब तो बिल्कुल ही नहीं होना है। बिल्कुल, अगर ये सोच कर चलेंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर एक मैच आपके लिए अब कीमती हो चुका है। एक मैच आप हारे तो आप प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर होते हुए चले जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा माइंडसेट तो यही है। राहुल द्रविड़ भी चाहेंगे कि हर प्लेयर को यही बताएं कि आप सिर्फ इस मैच की सोचिए, ना आप प्लेऑफ की सोचिए, ना किसी और चीज की सोचिए। आपको सिर्फ एक मैच अपना सुधारना होगा। और अभी तक एक शायद संदेश ये भी होगा, सिर्फ हम इंडियंस प्लेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद इस बार राजस्थान के लिए कोई विदेशी प्लेयर भी बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं। अगर कोई कर पाया है तो वो जोफ्रा आर्चर थे, लेकिन वो उनका फिर वो होता है कि वो 1 या 2 मैच में चलते हैं और उनका यूटिलाइजेशन भी शायद उस तरह से नहीं कर पाए। एक सुपर ओवर शायद मुझे याद है वो फंसा था, लेकिन उसमें जोफ्रा आर्चर को आप लाए नहीं थे। और भी जैसे शिमरन हेटमायर हैं, वो इस सीजन में शायद ही उन्होंने कोई ऐसी पारी खेली हो जो उनकी टीम के लिए फायदेमंद रही हो। अगर फायदेमंद रहती तो शायद राजस्थान का ऐसा हाल ही नहीं होता, क्योंकि कई बार ये हुआ है कि टॉप ऑर्डर आपका फेल हुआ है, मिडिल ऑर्डर आपका रन बना नहीं रहा है, और इन द एंड आप पूरी तरह से ध्वस्त नजर आते हैं। बिल्कुल, और यही दिक्कत है राजस्थान की टीम के साथ कि शुरुआत ही उस तरह से नहीं मिली जिस तरह से मिलनी चाहिए। शुरुआत मुंबई को भी नहीं मिली थी इस तरह की, लेकिन मुंबई की आदत है, आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब तो 18 साल हो गया, आप सैंपल साइज कोई छोटा नहीं है कि कोई दूसरा सीजन या तीसरा सीजन है। मुंबई ने इसका इस तरह से धीमी शुरुआत करके टूर्नामेंट में पिक करने का काम साल दर साल कई बार किया है। राजस्थान की ये आदत नहीं है, राजस्थान इससे उल्टा थी। राजस्थान बल्कि पहले जो 7-8 मैचेस होते थे उसमें से 3-4 मैचेस जीतकर जब प्रेशर सिचुएशन आती थी तो वो थोड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं है। वो पहले सीजन में जो चैंपियनशिप जीती थी उसके बाद से अभी तक इंतजार जो है वो बना हुआ है, तब जबकि कई सीजन बीच में ऐसे आए जब लगा कि नहीं, इस बार राजस्थान की टीम कुछ कमाल करने वाली है। चलिए बताते हैं जो हम अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान की टीम की समस्या रही क्या, जरा इसको और विस्तार से आज डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि लगता है कि राजस्थान की टीम अब विदा होने का उसका वक्त जो है आ ही रहा है धीरे धीरे। फिटनेस की समस्या रही दरअसल। संजू सैमसन शुरुआती मैच उन्होंने मिस किए, उसके बाद टीम में क्या हुआ, हेटमायर, हसरंगा, आर्चर और तीक्ष्णा जैसे विदेशी खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन जैसा अभी मोहित ने कहा कि वो जो एक साथ एकजुट होकर आपको परफॉर्म करना होता है, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखी। यशस्वी जायसवाल बेरंग दिखे, कुछ एक मैचेस अगर आप छोड़ दें तो वो भी नहीं चले। रियान पराग बेचारे इस दिक्कत में रह गए, ये कप्तानी ज्यादा सोचें या बल्लेबाजी ज्यादा सोचें, दोनों सोचने के चक्कर में वो कुछ नहीं कर पाए। अभी तक मतलब जिस तरह का उन्होंने पिछले साल परफॉर्मेंस किया था उस तरह से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। नीतीश राणा कप्तानी तक कर चुके हैं आईपीएल में, उनकी हालत यह कि अब तक सिर्फ 2 मैचेस में उनका बल्ला चला है। तो वही है मोहित, आपको शुरुआत अच्छी मिलनी चाहिए। आप मुंबई की टीम नहीं है जिसको 2-3 मैच हारने के बाद भी कमबैक करना आता है। यहां ये जो मुझे लगता है शायद इसमें मैनेजमेंट से भी गलती हुई। अगर संजू सैमसन से शुरुआत में वो कप्तानी नहीं करानी चाहिए थी आपको, तो या अवेलेबल नहीं थे, मजबूरी थी आपकी, आप पूरे सीजन के लिए किसी को कैप्टन बना देते। क्योंकि होता क्या है कि
हर कप्तान अपना कुछ तो अलग सोच के आएगा। अब किसी भी चीज को लेकर आपका अप्रोच अलग है, मेरा अप्रोच अलग है। अगर मैं लीड कर रहा हूं, मैं अलग तरीके से सोचूंगा, आप लीड कर रहे हैं, आप अलग तरीके से सोचेंगे। अब अगर यह हो जाए कि 3 दिन आपको लीड करना है, 3 दिन मुझे तो याद आ रहा है वो केकेआर का शुरुआती साल जब एक साथ 3-4 कप्तान बना दिए गए थे, तो ये वैसी स्थिति हुई। और शायद यही वजह है कि बेचारे राहुल द्रविड़ जो बड़ी ही आधुनिक व्हील चेयर पर भी हर बार मैदान में पहुंचते हैं, खिलाड़ियों से बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो उनको लाइट रखें, लेकिन टीम मुश्किल में पड़ती गई और फिर वो निकल नहीं पाई। शायद प्लानिंग, एग्जीक्यूशन सब कुछ गड़बड़ रहा। बिल्कुल, और सबसे जो अच्छी चीज यही रहती सर, जैसे आपने कहा कि अगर रियान पराग को बोल दिया जाता कि इस बार संजू सैमसन फिट नहीं है, आपको पूरे सीजन कप्तानी करनी है, यहां पर ये राजस्थान की टीम मुंबई वाला फॉर्मूला अपना सकती थी कि रोहित शर्मा आपको फिटनेस नहीं लगती है तो आप उनको सिर्फ इंपैक्ट प्लेयर के लिए बैटिंग कराते हैं। सेम चीज आप संजू सैमसन के लिए कर सकते थे पूरे सीजन में कि आप सिर्फ उनको इंपैक्ट प्लेयर बनाते और सिर्फ बैटिंग कराते, आपको ओपनिंग में अच्छे रन बनाकर दे जाते और पूरी कप्तानी रियान पराग को आप सौंप देते, तो ये चीजें आप आराम से पूरा सीजन वहां पर निकाल सकते थे। लेकिन वही चीज जैसे पिछली बातचीत में सर ने भी कहा था कि सिर्फ 1 या 2 खिलाड़ी के भरोसे आप मैच जीत सकते हो, पूरा टूर्नामेंट नहीं जीत सकते हो। राजस्थान के साथ यही गड़बड़ हुई है कि कोई भी ऐसे हर डिपार्टमेंट में ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो अलग अलग मैच निकल कर आए कोई, वरना आपके पास ये होता है कि किसी दिन आपको ओपनर्स ने जिता दिया, किसी दिन आपको मिडिल ऑर्डर ने जिता दिया, किसी दिन आपके बॉलर्स अच्छा कर गए, कभी फास्ट बॉलर या स्पिनर्स। राजस्थान के लिए इस बार कोई भी ऐसा नहीं कर पा रहा है और खासकर देशी और विदेशी उनके पूरी तरह से फ्लॉप ही रहे हैं। बिल्कुल यही दिक्कत भी है। और एक कैप्टन जो होता है वो तो हमेशा यही चाहता है मोहित कि उसकी टीम में किसी भी मैच में जीत के बाद ना कोई एक खिलाड़ी ना दिख रहा हो कि इसकी वजह से जीत गए। 4-5 खिलाड़ियों का एक समूह हो, एक ग्रुप हो जो किसी के 30 रन हो, किसी के 40 रन हो, किसी के 2 विकेट हो, किसी का एक बहुत शानदार कैच हो, तब आपकी टीम जो है वो लास्ट स्टेज तक जाती है। वरना आप शुरुआत में 14 मैच अगर मान ली जाए, 14 मैच में आप 1-2 मैचेस इस तरह से जीत सकते हैं, टूर्नामेंट तो नहीं जीत सकते अनटिल अनलेस आप पिछला ही सीजन देख लीजिए। हैदराबाद की टीम जिस तरह से खेल रही थी और जिस तरह से पहुंची थी फाइनल में, क्या किसी को लगा था कि फाइनल में उस तरह से घुटने टेकेगी? लेकिन होता है ये, आपका एक दिन खराब होगा, आप लगातार एक ही काम बार बार करेंगे। और हैदराबाद की टीम की इस सीजन में क्या हालत है ये भी हम देख ही रहे हैं, उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। तो कुल मिला जुलाकर सबक यही है राजस्थान के लिए कि अब यहां से भी अगर जो 6 मैचेस बचे हैं उनमें से एक मैच लेकर चला जाए तो कम से कम पॉइंट टेबल में आपकी स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। प्लेऑफ अभी छोड़ देते हैं सोचना, वो अगर जब डबल डिजिट में आ जाएंगे नंबर्स फिर सोचा जाएगा कि क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो फिर उसका एफर्ट किया जा सकता है। राजस्थान की बात के बाद अब कर लेते हैं बेंगलुरु की बात। वहां कहानी है कि वो अगर आज का मैच जीतेंगे तो प्लेऑफ की तरफ एक कदम और बढ़ा देंगे। यानी आप फिर ये कह सकते हैं कि अब दिल्ली और पंजाब, जिनका साफ साफ दिख रहा है कि अब वो क्वालिफाई कर ही जाएंगे, उसके बाद अगर आपको कोई पूछेगा कि तीसरी टीम कौन सी है तो आप कह सकते हैं कि आरसीबी भी इस बार लग रहा है कि पहुंच जाएगी प्लेऑफ में, क्योंकि उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। आज अगर वो जीतते हैं और बड़े मार्जिन से जीतते हैं तो वो जो नेट रन रेट का खेल होता है, वो नेट रन रेट का खेल ऐसा है कि बेंगलुरु की टीम अगर आज की रात आपको पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर दिखाई दे तो चौंकिएगा मत, क्योंकि नेट रन रेट यहां बहुत मायने रखता है। और खासतौर पर जब प्लेऑफ शुरू हो जाते हैं वहां पर तो टीमें चाहती भी यही है भाई, पहला माइलस्टोन कि आप टॉप 4 में रहें और दूसरा माइलस्टोन कि आप टॉप 4 में भी टॉप 2 में रहें, ताकि आपको एक मौका और मिल जाए वो फाइनल खेलने के लिए। तो ये जो नेट रन रेट का खेल है अब यहां से बेंगलुरु की टीम शुरू कर देगी। जैसा मोहित थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि या तो आप बड़े मार्जिन से जीते, 7-8 विकेट से मैच जीत लें, जल्दी मैच खत्म कर लें, 14वें 15वें ओवर में मैच खत्म कर लें, या फिर 50-60 रन से विरोधी टीम को हरा दें। ये सब कुछ करने का प्रयास अब बेंगलुरु की टीम करती दिखेगी। और अच्छी बात यह है कि विराट कोहली 4 अर्धशतक लगा चुके हैं। बिल्कुल, और आईपीएल का रोमांच कितना बढ़िया है हमको ये एक ही मैच में देखने को मिल रहा है कि एक टीम है जो टॉप 4 में जाने के लिए संघर्ष कर रही है, उसके लिए एक मैच जरूरी है, और दूसरी टीम है जिसका मकसद ये है कि वो टॉप 2 में आ जाए, तो उसके पास इतना अच्छा मौका है। और सर एक अच्छी चीज ये भी रही कि देखिए विराट कोहली लगातार रन बना रहे हैं, लेकिन इस बार इतना बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं है उनका, वो आराम से साइलेंटली खेल रहे हैं। 8 में से 4 मैच में वो उन्होंने अर्धशतक जमा चुके हैं, यानी कि हर दूसरी इनिंग उनकी 50 बन ही रही है, और उसी का नतीजा हमको देखने को भी मिल रहा है कि आरसीबी उनकी टीम जो है वो लगातार जीत रही है, अच्छा कर रही है। जब विराट कोहली फेल हो जाते हैं तो टिम डेविड ने कुछ अच्छी पारियां खेली, उसके अलावा जोश हेजलवुड ने वहां पर बॉलिंग करके कुछ उनको मैच जिताए हैं। तो एक तरह से मिक्स जो उनको चाहिए होता है कि देशी और विदेशी खिलाड़ियों का, जैसी बात हम राजस्थान के लिए कर रहे थे, जो चीज राजस्थान मिस कर रहा है आरसीबी अभी तक तो कम से कम वो ऐसी चीज कर रहा है। लेकिन आरसीबी के फैंस को थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी टीम हमेशा अच्छे तो करती है, लेकिन वो एंड थोड़ा जो पिक्चर का जो एंड है वो सर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है।
बिल्कुल सही बात है, यही शायद सावधान रहने की जरूरत भी है। वैसे मुझे इस सीजन में श्रेयस अय्यर ने एक मैच में जीत के बाद बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि सारी की सारी टीमें, 10 की 10 टीमें मैचेस जीतने की काबिलियत रखती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फर्क क्या होता है कि उन 10 टीमों में जो 11 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, उन 11 खिलाड़ियों में से कितने खिलाड़ियों में जीत की भूख ज्यादा है, वो रिजल्ट की तरफ ले जाता है। और शायद जो बात अभी आपने कही, आरसीबी में इस बार वो भूख दिख रही है कि आरसीबी भी एक यूनिट के तौर पर, अभी विराट कोहली को अलग कर देते हैं, यूनिट के तौर पर भी आरसीबी को पता है कि सिर्फ विराट कोहली नहीं हमारे पास है, हम सिर्फ विराट कोहली के भरोसे रह जाएं, जैसा कि बाकी कई टीमों में होता है कि आप हैदराबाद का उदाहरण दे लीजिए कि मतलब अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड चल गए तो चल गए, वरना फिर कहानी खत्म। तो उस तरह से डिपेंडेंसी, निर्भरता विराट पर भी नहीं है, इसीलिए विराट एंजॉय कर रहे हैं, रन्स कर रहे हैं, 4 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, क्या पता एक और हाफ सेंचुरी और उसके बाद प्लेऑफ की तरफ एक और मजबूत कदम। साथ ही साथ जो बात मैं कह रहा था कि अगर नेट रन रेट अच्छा हुआ तो फिर नंबर 1 पर एंट्री। वैसे सबसे मजेदार चीज एक है मोहित, पंजाब, दिल्ली और अगर आज बेंगलुरु जीत जाती है तो बेंगलुरु, ये 3 टीमें अब लगभग आप कह सकते हैं कि पहुंच जाएंगी और तीनों को अपने पहले खिताब का इंतजार है। बिल्कुल, और जिस तरह से आगे बढ़ रहा है मुझे लग रहा है चौथी टीम मुंबई हो सकती है और जब भी मुंबई ऐसे आती है भैया वो जीत कर चली जाती है। तो हर कोई ये सही कह रहा है कि रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस ने एक बहुत सही टाइम पर जो अपना परफॉर्मेंस है उसको पीक किया है और 5 खिताब मुंबई जीत चुकी है। तो इसलिए आप उनसे डरकर तो बिल्कुल रहना पड़ेगा कि इनका मालूम नहीं कब जाकर ये सीधा फाइनल में जाकर इनकी ट्रेन रुकेगी। बिल्कुल, मुंबई की ये खासियत भी रही है, मुंबई का ये अंदाज भी रहा है कि रेस में जैसे दौड़ने से पहले ही कोई गिर जाए, उसके बाद आपको लगे कि तो गिर गया, ये रेस फिनिश भी कर पाएगा कि नहीं, और वो पट्टा इतना समझदार कि वो उठे और फिर उसके बाद अपने आप को दोबारा तैयार करे और फिर दौड़े, और ना सिर्फ दौड़े बल्कि जीत भी ले। इस तरह की मुंबई टीम है। शुरुआती मैचेस लगातार हार रही थी, लेकिन अब जीत का चौका लगा चुकी है और सीधा एंट्री मार दी है टॉप 4 में, वो भी तीसरी जगह पर। आज का सवाल जो है वो भी मुंबई की टीम से जुड़ा हुआ है, वो हम आपको बताते हैं क्या सवाल है। लेकिन सवाल दिखा दीजिए, बड़ा आसान सा सवाल रहता है जिसमें आप जवाब देकर लकी प्राइज जीत सकते हैं। इनमें से किस टीम के लिए आईपीएल खेल चुके हैं सचिन तेंदुलकर? ऑप्शन ए चेन्नई सुपर किंग्स, बी मुंबई इंडियंस, सी पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। बहुत ही आसान सवाल है मोहित, मतलब मोहित सोच रहे होंगे कि मैं ही जल्दी से इसका उत्तर देकर इनाम जीत लेता, लेकिन हम लोग जीत नहीं सकते क्योंकि हमारे लिए इसमें एंट्री बना है। आप लोग जरूर इसमें हिस्सा लीजिए, बेहद आसान सवाल है। आपको करना इतना है कि www.tv9hindi.com जो हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पर आपको क्विज का एक सेक्शन दिखाई देगा। उस सेक्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यही सवाल मिलेगा। इस सवाल का जो जवाब आपको सही लगता है उसका आप सही जवाब दीजिए और उसके बाद आप अगर लकी विनर्स में रहे तो आपको पुरस्कार भी मिलेगा। और सवाल का बड़ा अच्छा दिन है, सचिन बाजी का जन्मदिन भी है, तो अगर आप सचिन तेंदुलकर के फैंस हैं तो इस क्विज को जरूर खेलिए और शायद आप अगर सचिन के फैन हैं तो शायद आप लकी निकले और आपको ये इनाम भी मिल जाए। चलिए, अब आप सचिन की बात कर रहे हैं तो कौन सी इनिंग, 1-2, मतलब एक कह के तो मतलब आपको फंसाने वाली बात हो जाएगी, वरना कौन सी 1-2 इनिंग है जो आपको लगता है कि सचिन के बोलते ही, शब्द सुनते ही आपको वो इनिंग याद आ जाती हो? सबसे पहले तो मुझे लगता है वो सबके लिए होता होगा 98 जो पाकिस्तान 2003 वर्ल्ड कप होता होगा। लेकिन जो अगर हम टेस्ट की बात करेंगे तो सिडनी वाली जो इनिंग थी 241 की जो इनिंग है, सचिन को डिफाइन करने के लिए और एक किसी भी बेहतर सबसे बेस्ट बल्लेबाज को डिफाइन करने के लिए कि एक बैट्समैन की जो ईगो होती है, अगर वो अपनी ईगो से खेल जाए तो मुझे लगता है कि सर वो सबसे बेस्ट रही है। बिल्कुल, वो कहानी जो है जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मोहित, उस पूरी पारी में उन्होंने एक भी कवर ड्राइव नहीं मारा था। और क्यों नहीं मारा था? क्योंकि उस दौरे पर वो कवर ड्राइव मारने में एज लग रहा था, स्लिप्स में कैच हो रहे थे। बहुत साल तक मोहित, जब तक उन्होंने फिर बांग्लादेश के खिलाफ 248 रन नहीं बनाए, तब तक वो 241 रन उनके करियर की बेस्ट पारी थी। और कवर ड्राइव उनके पसंदीदा शॉट्स में से है। मतलब आप ये जैसे शुगर के पेशेंट्स के साथ नहीं होता कि उनको मिठाई बहुत पसंद होती है, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे नहीं पता ये क्या आयरनी है। ऐसा नहीं कि मिठाई खाने से ही शुगर हुई होगी, शुगर होने के 50 और रीजंस हैं, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है मिठाई खाते हैं, कल से बंद कर दीजिए। उनका जीवन ऐसा लगता है जैसे नीरस हो गया, मतलब बाकी सब कुछ है खाने के लिए लेकिन वो मिठाई नहीं है। तो वो सचिन तेंदुलकर के लिए कवर ड्राइव है ना, मिठाई थी उनके बल्लेबाजी की, और वो मिठाई उन्होंने छोड़ी और मिठाई छोड़ के 241 रन बना दिए थे। वैसे बड़ी शख्सियत है, कितनी भी बात की जाए मतलब मोहित कम है, लेकिन 24 अप्रैल को उनका जन्मदिन होता है। और इसका सबसे मजेदार चीज ये हुई थी कि जो वनडे क्रिकेट में जब पहला 200 रन बना
तो वो 24 फरवरी को बना था। बिल्कुल। तो मैंने बल्कि मजाक में कहा उसके बाद उनसे, मैंने कहा कि आपने लगता है कि जब रिटर्न गिफ्ट जो होता है ना, गिफ्ट के साथ पहले रिटर्न गिफ्ट, मैंने कहा आपने रिटर्न गिफ्ट पहले ही दे दिया, 2 महीने पहले दे दिया। कहते कहाँ आपने जोड़ दिया 2 महीने बाद की बात। चलिए खैर, बीती रात के मैच पर आते हैं। मुंबई का ही मैच था, वो भी वहां पर मुंबई ने बड़ी अच्छी, मुंबई ने सौगात दी है सचिन तेंदुलकर को दरअसल, और वो सौगात है जीत के चौके की। किस तरह से हैदराबाद को मुंबई ने हराया, 7 विकेट के बड़े अंतर से हराया। और हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि नेट रन रेट जो है वो प्लेऑफ में जाने के बाद 4 टीमों की जो स्टैंडिंग्स होती है उसमें बहुत खेल करता है, ऊपर नीचे एकदम एक विलेन की तरह। और वहां पर मुंबई इंडियंस ने इस चीज को समझा, पिछले 2 मैचेस बड़े मार्जिन से जीते हैं। तीसरे नंबर पर टीम पहुंच चुकी है। 144 रन का आसान लक्ष्य था, मुंबई ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पिछले 2 मैच जो मुंबई की टीम ने मोहित खेले हैं, ये मुंबई की असली टीम है। वरना अगर आप मुंबई की टीम को पेपर पे देखें तो कई बार लगता है कि यार इस टीम को कोई हरा भी सकता है क्या। मतलब आप चाहे बैटिंग देख लें चाहे बॉलिंग देख लें, दोनों डिपार्टमेंट इतने स्ट्रांग हैं कि आप अपने आप से सवाल करेंगे कि ये टीम हारेगी कैसे। लेकिन शुरुआत खराब होती है। अच्छी बात है, पिक कर गए हैं, समय से पिक कर गए हैं। अभी ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि हर एक मैच जीतना है, और बाकायदा नंबर 3 पर पहुंच भी गए हैं। बिल्कुल। और रोहित शर्मा को अगर हम बात करें, देखिए वो पिछले 2 मैच से वो रन बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो भी रन नहीं बना रहे थे। बिल्कुल। उसके बावजूद भी मुंबई लगातार अच्छा कर रही थी। हार्दिक पांड्या उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव आ गए, तिलक वर्मा आ गए, ऊपर से लेकर नीचे तक आप जितने भी नाम लेंगे वो वहां पर ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर अकेले ही मैच जिता सकते हैं। लेकिन अच्छी चीज मुंबई के लिए ये रही है कि एक दिन कोई प्लेयर आता है, वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि आज मैं आपको जिताकर दिखाऊंगा। कभी जसप्रीत बुमराह आपके लिए अच्छा कर जाते हैं, फिर कल आपके लिए ट्रेंट बोल्ट ने काम अच्छा कर दिया, और उसके अलावा तमाम हर फील्ड में उनके पास ऐसे प्लेयर है। और शायद एक यही मुंबई की ताकत भी है जो बताती है कि वो इसलिए, और बड़ी टीम की एक यही ताकत है कि वो कभी भी पैनिक नहीं करते हैं। उनको मालूम है कि ठीक है हम 3-4 मैच हार गए हैं, लेकिन अभी भी हम आसानी से चीजें आगे पिक कर सकते हैं। और यही चीज शायद इस बार एक बड़ी जो दूसरी टीम है वो चेन्नई सुपर किंग्स है, वो चीज मिस कर रही होगी, क्योंकि जिस तरह से मुंबई अपने आप को आगे बढ़ा रही है, एक एक करके प्लेयर्स अपना रंग दिखा रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, चेन्नई के पास शायद वो ऐसा पूल ही नहीं है इस बार कि वो आगे बढ़ पाए। और यही असर दिख रहा है कि मुंबई 9वें नंबर पर थी शायद पिछले हफ्ते तक, और अभी वो टॉप 3 में आ गई है, और चेन्नई 10वें पर थी, और शायद सीजन का अंत में उनके 10वें साथ ही हो जाएगा। बिल्कुल। और इन दोनों टीमों पर हमेशा इसलिए ज्यादा बातचीत होती है क्योंकि ये दोनों ही टीमें लीग के इतिहास की सबसे कामयाब टीमें हैं। जैसे ही सीजन शुरू होता है, सबसे पहले एक आम क्रिकेट फैन, हो सकता है वो किसी और टीम को सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन उसका सवाल यही होता है, उसकी उत्सुकता यही होती है कि मुंबई और चेन्नई का क्या होगा, क्योंकि दोनों ही टीमों को खिताब जीतने की आदत है। 18वां साल है और 5-5 खिताब दोनों ही टीमें अपने खाते में कर चुकी हैं। तो इसलिए चेन्नई की जो हालत है वो आपने सुनी ली, अभी मोहित ने आपको बता ही दिया। हैदराबाद की हालत भी बहुत खराब है, और वो परफॉर्मेंस में मैच दर मैच दिख रहा है किस तरह से उनकी जो निर्भरता है कुछ खिलाड़ियों पर वो बहुत ज्यादा खुलकर सामने आई है। बल्लेबाजी इस मैच में बुरी तरह से लड़खड़ाई। टॉप 4 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचे। 35 रन, 35 ओनली 35 रन तक हैदराबाद की आधी टीम जो है वो पवेलियन लौट चुकी थी। ट्रेविस हेड 0, अभिषेक शर्मा 8, ईशान किशन 1, नीतीश रेड्डी 2 रन बनाकर आउट। इसके अलावा क्लासेन के 71 रन और अभिनव मनोहर के 43 रन की बदौलत 100 रन का स्कोर पार हुआ, वरना स्थिति और खराब थी। ये सबक ही है मेरे ख्याल से मोहित, और ये सबक जितनी जल्दी बाकी टीमों को भी मिल जाए उनका ही भला होना है। हमारा आपका तो खैर क्या ही भला होगा, लेकिन टीमों का भला इसी से होगा कि अगर आप जब तक एक टीम की तरह नहीं खेलेंगे तब तक स्थिति यही होगी कि कभी तो आपको मैचेस जीतने को मिलेंगे जब आपको टॉप ऑर्डर में 100, 125, 150 रन की पार्टनरशिप मिल जाए, नहीं तो फिर स्थिति क्या हो जाएगी कि आप औसत नहीं बहुत औसत टीम लगेंगे। बिल्कुल। अभी तो हैदराबाद की जो अप्रोच लगी है वो पूरी तरह से यही लग रहा है कि वो तुक्के के हिसाब से खेल रहे हैं, कि जिस दिन तुक्का चल गया उस दिन वो आप जीत जाएंगे और उस दिन रन बनेंगे सीधा 250 प्लस जाकर। लेकिन फिर वही हुआ कि वो 10 में से 2 ही बार ऐसा हो पा रहा है। लगातार इस सीजन की शुरुआत भी आपने अच्छी की थी, 287 के साथ आपने शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सिर्फ एक ही मैच ऐसा आया जहां आप अच्छा खेल पाए। और फिर वही चीज जैसे हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि आप अगर 1-2 प्लेयर्स के भरोसे रहेंगे तो शायद आपके साथ ऐसा ही होगा। ये पूरी की पूरी तरह इंग्लैंड वाली जो अप्रोच हमको देखने को मिली थी, बेसबॉल वाली, कि हम कुछ भी हो जाए, चाहे हारे या जीते, या हम ये कहते थे शाहिद अफरीदी वाली जो अप्रोच है कि हारे जीते कुछ भी हो हम तो ऐसे ही खेलेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही खेलेंगे तो फिर आप देख रहे हैं कि टीम का हाल किस तरह का हो रहा है। लगातार आप इतने बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद भी, इतने बड़े नाम होने के बावजूद भी आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ना ही ट्रेविस हेड, ना ही
अभिषेक शर्मा, उसके बाद ईशान किशन वहां पर आए थे। पहले मैच में उन्होंने सेंचुरी लगाई, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। मिडिल ऑर्डर आपके पास ऐसा नहीं है कि वो अकेले दम पर कुछ बड़ा कर पाए, लेकिन आखिर मिडिल ऑर्डर भी वो चीज कब तक करेगा। उन्होंने कल करके दिखाया कि 35 रन पर आपके इतने जल्दी टॉप ऑर्डर पूरा आउट हो गया था, लेकिन अब कुछ नहीं हो पाया। तो शायद सर अभी भी इनके पास वक्त है, आधा सीजन हुआ है, अगर वो सोचे कि हम थोड़ी अप्रोच चेंज करें, वही पहले वाली अप्रोच रखी 6 ओवर में 50, 60, 70 रन। जरूरी नहीं कि हर बार आपको 6 ओवर में 100 ही रन बनाने हैं। बिल्कुल, और यही होता भी है मोहित। आप अपने आसपास भी देखें, अपनी जिंदगी में भी देखें, हर चीज के लिए सिर्फ एक प्लान के साथ आप जाएं ना, ऐसा संभव नहीं है। आप जब भी कोई बड़ी चीज सोच रहे होते हैं, आपके जहन में रहता है कि यार मेरे पास एक प्लान बी भी होना चाहिए। और जो बड़ी टीमें वो तो प्लान सी तक सोच के चल रही होती हैं कि भैया अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। लेकिन शायद चूंकि फॉर्मेट छोटा है, 20 ओवर का फॉर्मेट है, हैदराबाद की टीम अपने उस प्लान ए के साथ ही स्टिक है, वहीं पर अटकी हुई है कि नहीं हम इसी प्लान के साथ खेलेंगे। नतीजा आपके सामने है। मुंबई के गेंदबाजों की बात कर लेते हैं। बड़ा ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला, जिस तरह से गेंदबाजी हुई। और थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि ये टीम एक ऐसी टीम है जब क्लिक करती है तो लगता है कि भैया इसको हराएगा कौन। ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट लिए। दीपक चाहर ने 4 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट लिए। मिचेल सैंटनर ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए। जसप्रीत बुमराह अपेक्षाकृत थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन कुल मिलाजुलाकर कप्तान साहब बहुत खुश होंगे, क्योंकि 4 ओवर में 26 रन, 4 ओवर में 12 रन और 4 ओवर में 19 रन, यानी अगर इसका योग कर लिया जाए 1 मिनट के लिए तो 26 और 2 28 और 10 38, 10 48 और 9 57, यानी 12 ओवर में 57 रन। बताइए सर, अगर और कप्तान को एक टीम को क्या चाहिए, अगर आपके सबसे जो बेस्ट बॉलर्स हैं वो उन इतने कम रन दे रहे हैं और लगातार विकेट्स भी ले रहे हैं, तो और किसी भी कप्तान को, किसी भी टीम को क्या चाहिए। स्पिनर्स भी देखिए 4 ओवर में सिर्फ 19 रन दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप उम्मीद कर रहे थे कि बुमराह आपको हर मैच आके जिता जाएंगे, या फिर आप ये कर रहे थे कि दीपक चहर आपके पास है और हार्दिक पांड्या भी है, इसके साथ ट्रेंट बोल्ट भी आपके पास आ गए हैं। तो 4 में से कम वही है कि सर एक बॉलर तो किस दिन कोई अच्छा करेगा, या एक बॉलर पिटता भी है आपका। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि सर मुंबई को कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो पिटने वाली जो कैटेगरी है उसमें जाए, वो सिर्फ विकेट लेने वाली कैटेगरी में है, और उसका ही फायदा हमको यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। बिल्कुल, और बहुत फर्क पड़ता है मोहित इस बात से। अगर आप इस चीज को ऐसे देख लीजिए कि जसप्रीत बुमराह के आते ही अगर पूरी टीम उनके पास गई होती और कहती कि अब आप ही हैं जी, आप ही को जिताना है मैं सारे मैचेस, तो अभी जसप्रीत बुमराह की जो हालत होती है वो हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ कोई किसी के पास जाकर ये नहीं कहता कि आप स्टार हैं, यहाँ पूरी टीम स्टार है। वो शुरुआत अच्छी नहीं रही उस टीम की, वो हमने पहले भी देखा है। वो एक शायद थोड़ा सा इंजन गर्म होने में टाइम लगता है मुंबई का, शायद ये कह सकते हैं। रोहित शर्मा की भी कहानी यही है, मतलब मुंबई और रोहित शर्मा की कहानी बिल्कुल साथ साथ चल रही है। रोहित शर्मा भी नहीं चल रहे थे, लेकिन पिछले 2 मैचेस से वो लगातार रन्स कर रहे हैं। क्या है कहानी, वो भी उनका भी अपडेट आपको दिखाते हैं। 46 गेंद पर 70 रन की पारी उन्होंने खेली। इस पारी में 8 चौके और 3 छक्का था। 152.17 की स्ट्राइक रेट थी। इस सीजन का उनका ये दूसरा अर्धशतक है और लगातार आया है। और साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव ने भी 40 रन का योगदान दिया। मुझे लगता है यहाँ मोहित बड़ी मतलब थॉट प्रोसेस ना बड़ा क्लियर था। जैसे पिछला मैच था दिल्ली वाला, जहां उन्होंने देखा कि लक्ष्य कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो हम कोई बहुत जबरदस्ती का ओवर एग्रेसिव हो, बहुत ज्यादा शॉट्स, फैंसी शॉट्स खेले, इससे अच्छा कि हम एक बड़ा प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलकर मैच जीते, पॉइंट टेबल में अपने आप को 2 नंबर और ऊपर ले जाएं। वहां केएल राहुल और अक्षर पटेल ने वही काम किया था, आराम से बल्लेबाजी की, टीम को जीत दिलाई। यहां रोहित शर्मा और सूर्या ने वही काम किया, क्योंकि पिछले मैच में आपको याद होगा, पिछले मैच में मुंबई जीत गई थी, लेकिन लास्ट में वो 2 विकेट बेकार के गिर गए थे। यहां आराम से खेले, और जब जीत आसान दिख रही हो तो उसको कहीं से उसमें कोई मोड़ ला दे, कोई उसमें रोमांच ला दे, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। रन्स बनाए, मैच जीता, पॉइंट लिया। और बिल्कुल, क्योंकि लगातार मुंबई जीत रही है, वो पॉइंट्स टेबल में ऊपर चली गई है, तो उसके बाद ये लग्जरी भी है। वरना आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि चलिए मौका देखती है टीमें कि अब अगर हमको जीत मिल रही है तो इस जीत को बड़ी जीत में कन्वर्ट करें। और वही होता है कि आप नेट रन रेट अपना अच्छा करने के चक्कर में आखिर में तेजी से शॉट खेलते हैं। भले ही आपकी जीत निश्चित हो, लेकिन जैसा पिछले मैच में हुआ कि 1-2 विकेट गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ मुंबई के पास वो लग्जरी है कि वो आसानी से अपनी जीत हासिल कर ले। और सबसे बेहतर चीज है कि चलिए रोहित शर्मा उसके फॉर्म में आ गए हैं, उससे बेहतर शायद मुंबई को और कोई ना लगा। खासकर टीम इंडिया के फैंस के लिए भी ये एक अच्छी खबर होगी। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए फॉर्म में है, सूर्य कुमार यादव लगातार रन बना रहे हैं, अच्छी बात यह है। तो अभी तो सोचिए कि तिलक वर्मा ने अभी कोई ऐसी धमाकेदार पारी नहीं खेल रही है कि जहां प्रेशर हो और वो एकदम ताबड़तोड़ रन बनाए। तो अभी तक तो यही लग रहा है कि सर मुंबई इंडियंस कमाल तो कर रही है, और जिस रफ्तार से और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका प्लेऑफ तो कम से कम पक्का लग ही रहा है।
बिल्कुल, जिस तरह से मुंबई की टीम ने अपनी परफॉर्मेंस शुरू की है, बिल्कुल सही बात है। और मैं पता नहीं क्यों मुंबई, हालांकि क्रिकेट है, लेकिन मुझे लगता है जैसे ओलंपियंस मतलब अपनी तैयारी करते हैं ना ओलंपिक की, तो वो क्या करते हैं कि 4 साल का गैप होता है एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच में। वो कभी अपनी तैयारी को पीक पर ना नहीं चाहते कि वो अगले साल ही आ जाए, वो चाहते भी हैं कि उनका पीक जो है वो चौथे साल में आए, यानी जब इवेंट बिल्कुल पास हो तब आप अपने करियर की पीक पर जाएं, अपनी फॉर्म की पीक पर जाएं। लगभग कुछ वैसा ही अप्रोच मुंबई इंडियंस का रहता है। अब पता नहीं इतना साइंटिफिक है या अपने आप हो जाता है, भगवान जाने, लेकिन स्थिति है बड़ी दिलचस्प कि ये टीम हमेशा पीछे से आती है और फिर उसके बाद बाजी मार के चली जाती है। क्या कहा हार्दिक पांड्या ने, आपको बताते हैं, क्योंकि वो टीम के कप्तान हैं, अच्छी तरह से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो कहा जाता है वो काम कर रहे हैं। और पिछले सीजन में कुछ ऊंच नीच हुई थी कप्तानी को लेकर, लेकिन इस बार चीजें अच्छी हैं। ये जीत शानदार है। अच्छी बात है कि खिलाड़ियों ने सही समय पर लय पकड़ी है। मुझे लग रहा था कि एक बार जब सभी खिलाड़ी रंग में आ जाएंगे तो हमारा दबदबा दिखाई देगा। दीपक और बोल्ट ने गेंदबाजी से मैच बनाया और रोहित सूर्या ने उसे फिनिश किया। यह होता है टीम गेम। कुल मिलाकर एक शानदार जीत है। मुझे लगता है कि कई बार मैच में तुरंत प्लान बनाना ठीक होता है, हर बार पहले से सोची योजना पर ही चलना जरूरी नहीं है। मैंने चाहर की लय को देखा तो मुझे लगा उसका 1 ओवर बचाकर क्या करेंगे, और मैंने उससे 4 ओवर लगातार कराए। मतलब ये मोटी बात तो यही है मोहित, गेम अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं ना, कि आप अपने रिकॉर्ड बुक को लेकर अपने साथ नहीं आते। अगर रिकॉर्ड बुक को लेकर चलते तो क्या सचिन तेंदुलकर ऐसा तो था नहीं कि मैदान में घुसते थे तो एक किताब आती थी उनके साथ कि इन्होंने इतने रन बनाए। वो वहां जाके परफॉर्म करते थे, मैच की सिचुएशन को देख के परफॉर्म करते थे। यही अनुभव है, यही मैच अवेयरनेस है। और वही बात वो कह रहे हैं कि मैं सोच के, ठीक है अच्छी बात है, योजना है हमारे पास, हम एक प्लान ए लेकर आए हैं मैदान में, लेकिन अगर मुझे लगता है मैच के दौरान कि मुझे अब प्लान बी पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, मैं उससे चूकता नहीं। बिल्कुल, और हार्दिक पांड्या की कप्तानी में यहाँ पर थोड़ी मैच्योरिटी भी दिख रही है। पिछला सीजन हमने देखा क्योंकि कप्तानी को लेकर काफी उथल-पुथल थी, अब शायद वो चीजें सेटल डाउन हो गई हैं। सबको अपना रोल मालूम चल गया है कि हाँ भाई कप्तान हार्दिक पांड्या ही रहेंगे, सबसे बड़े स्टार बुमराह रहेंगे, रोहित शर्मा रिलैक्स करेंगे और आराम से चीज होंगी। और वही चीज दिखती भी है। और हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी चीज की कि आप एक प्लान के साथ नहीं चल सकते हैं। आपको मैदान में जाकर हर बार पिच अलग होती है, मौसम अलग होता है, हवा की दिशा अलग होती है, तो कई चीजें आपको मैदान पर ही ट्राई करनी पड़ती हैं और वो इंस्टेंट आपको डिसीजन लेना पड़ता है। और उसका फायदा यहां पर मुंबई को दिख रहा है। और बाकी टीमें जो ये चीज नहीं कर पा रही हैं, उनको उनका घाटा भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और वो घाटा जो है सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है हैदराबाद की टीम में, क्योंकि जिस तरह से उस टीम का प्लान ए है, उस प्लान ए से वो हटने को तैयार ही नहीं है। अब स्थिति क्या है वो भी आपको इस अपडेट के जरिए बता देते हैं कि इस वक्त जो स्थिति है वो ये है कि अब प्लेऑफ बहुत मुश्किल हो गया है उनके लिए। क्यों बहुत मुश्किल हो गया है? कहानी ये है कि 8 मैच अभी तक हैदराबाद की टीम खेल चुकी है और इस 8 मैच में सिर्फ 2 जीत उसके पास है। आप अपडेट दिखा दीजिए तो ग्राफिक्स के साथ चीजें और बेहतर समझ में आएंगी। अब बाकी बचे सभी मैच अगर जीतेगी हैदराबाद की टीम, तब जाकर उसके 16 अंक होंगे, यानी 8 जीत चाहिए, 2 ही जीते तो 6 जीत अभी, और जो 6 मैचेस और ये ताज्जुब की बात इसलिए और ज्यादा है मोहित, क्योंकि 2024 की ये रनर्स अप टीम है, यानी फाइनल खेलने वाली टीम है, और उसके बाद ये स्थिति है। चलिए पैट कमिंस की बात सुन लेते हैं। पैट कमिंस क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है इस हार पर अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट पर, और जिस तरह से हैदराबाद की टीम पिछले साल की जो फाइनलिस्ट टीम है वो किस तरह से नीचे लगी हुई है, उस पर वो क्या कह रहे हैं। क्लासेन और अभिनव ने अच्छी बल्लेबाजी की जिससे कुछ रन स्कोर बोर्ड पर जुड़े। शुरुआती विकेट गिरने के बाद विकेट पर टिकना होता है, जो हम नहीं कर पाए। अब नहीं कर पाए तो फिर भुगतिए उसका। हमने मैच से पहले पिच के बारे में बात की थी। हर मैच में 0 से शुरुआत करनी होती है। पहले मैच में जब हमने 280 रन बनाए थे और उसके बाद के मैचों में बड़ा फर्क है। यही T20 फॉर्मेट है, आपको पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है। पिच का बर्ताव जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही बेहतर रहेगा। बातें तो सारी अच्छी अच्छी कर रहे हैं पैट कमिंस, और मतलब लॉजिकल बातें भी कर रहे हैं कि भाई अगर शुरुआती विकेट गिर जाए तो आपको क्रीज पर रुकना चाहिए। पिच का बिहेवियर अगर जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। हर मैच अलग होता है, 0 से शुरुआत करनी होती है। ये बातें कह तो रहे हैं, लेकिन शायद अपनी टीम में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह से जाके खिलाड़ियों को समझा नहीं पा रहे हैं कि अब हमको ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की ओवर डिपेंडेंसी से बाहर आकर बाकी खिलाड़ियों के लिए जो है वो सोचना होगा। बिल्कुल, हैदराबाद के लिए लग रहा है सारे लॉजिक्स उनके पास है पर वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और एक टूर्नामेंट, अच्छे टूर्नामेंट के लिए भी ये जरूरी है कि हैदराबाद जैसी बड़ी टीम जिसके पास इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं,
है या जो अच्छा कर रही थी, जब बड़े जो रन स्कोर भी बनाती है, क्योंकि फैंस के हिसाब से भी अगर आप सोचे तो फैंस भी चाहते हैं कि उनको बड़े स्कोर दिखे, छक्के चौके लगते हुए दिखे, तो उन टूर्नामेंट के लिए अच्छा यही होगा कि ये टीम पिकअप करे, 2-4 मैच आए, पॉइंट्स टेबल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए, क्योंकि आईपीएल एक तरह से अभी तक आप ये कह सकते हैं कि एक पूरा आसानी से एक फ्लैट चल रहा है। हमको थोड़ा सा उथल पुथल चाहिए, लोग चाहते हैं कि आखिरी ओवर तक वाला मैच फिनिश हो, अच्छे स्कोर बने, तो हम तो यही चाहेंगे, क्रिकेट फैंस भी यही चाहेंगे कि हैदराबाद की टीम थोड़ा अच्छा करे, लोगों को चौंकाए, कि पॉइंट्स टेबल में थोड़ी उथल पुथल बनती रहे, ताकि आखिर तक ये पता ना लगे कि आखिर प्ले ऑफ में कौन जा रहा है। तभी टूर्नामेंट के लिए भी अच्छा होगा, और शायद पैट कमिंस जो बातें कह रहे हैं, अगर वो थोड़ी सी इंप्लीमेंट भी हो जाए उस टीम में, तो उसका नतीजा कुछ और हमको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सही बात है। अभी 70 मैचेस खेले जाने होते हैं, 70 में से अभी 40 मैच करीब खेले गए हैं, 30 मैच मतलब मोटा मोटा अभी 40% टूर्नामेंट के मैचेस बाकी हैं। और अगर ऐसे में आपको अभी से ही 2-3 टीमें ऐसी दिखने लगें कि ये बाहर हो गई प्लेऑफ के रेस से, फला बाहर हो गई, ढिकाना बाहर हो गई, तो फिर वो मजा तो कम हो जाता है। बल्कि हाँ, अगर ये टीमें अब थोड़ा सा खेल बिगाड़ें बड़ी टीमों का, तो मजा फैंस के लिहाज से ज्यादा आएगा, फैंस को ज्यादा मजा आएगा। पॉइंट टेबल आपको एक बार दिखा भी देते हैं मोहित, ताकि जो सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि ये जो टॉप 4 की लड़ाई है और बॉटम 4 की जो लड़ाई है उसमें किस तरह से मामला चल रहा है। ये पॉइंट टेबल है आपके सामने। गुजरात टाइटंस नंबर 1 पर है, दिल्ली नंबर 2 पर है, मुंबई इंडियंस नंबर 3 पर आ गई है, और आरसीबी नंबर 4 पर है, पंजाब नंबर 5 पर है। अब यहां से नेट रन रेट का जो दिलचस्प खेल है वो भी शुरू हो जाएगा, वो आपको पता ही है। 6, 7, 8, 9, 10, इसमें खासतौर पर अगर आप 7, 8, 9 और 10 को देखेंगे तो ये बड़ी एक संयोग कह लीजिए, दुर्योग कह लीजिए, जो कहना हो कह लीजिए। लेकिन कोलकाता इस लीग की तीसरी सबसे कामयाब टीम है। कोलकाता के बाद राजस्थान इस लीग का पहली बार जब हुआ था तब उसने खिताब जीता था। सनराइजर्स हैदराबाद भी खिताब जीत चुकी है, और चेन्नई की टीम तो 5-5 बार जीत चुकी है। लेकिन जो स्थिति है पॉइंट टेबल में वो ये कि अभी इन चारों ही टीमों के पास डबल डिजिट में पहुंचने का भी मौका नहीं है। अभी तक इनको सिंगल डिजिट में ही ये टीमें जूझ रही हैं। तो जब ये 4 टीमें नीचे की थोड़ा बेहतर करेंगी और ऊपर वो जो वहां 4-5 हमने दिखाया था वहां पर थोड़ी हलचल होगी, तो निश्चित तौर पर ये मजेदार मैचेस होंगे फैंस के लिए, वरना फिर थोड़ा सा नीरस हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाजुलाकर 3 तो आप ऊपर मान ही सकते हैं। यहाँ पर 2 टीमें तो एकदम साफ साफ दिख रही हैं जिनमें कुछ नहीं होने वाला, बाकी टीमों के लिए आप जगह बनाइए। यही इस लीग की खूबसूरती भी है, यही इस लीग का इतिहास भी है। जब से प्लेऑफ का स्टाइल शुरू हुआ, वो फॉर्मेट अपनाया गया, तब से वो आखिरी टीम कौन सी है ये लास्ट मिनट पे ही पता चलता है, कि आखिरी दिन पता चलेगा कि साहब वो 14 पॉइंट पे जा रही है या फिर 16 पॉइंट पे जा रही है। और फिर कई बार तो ऐसा भी हुआ है जब 14-14-14 3 टीमें हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर एक टीम जो है आगे जाती है, बाकी 2 टीमें नहीं जा पाती हैं। तो चलिए, रहेगी हमारी इस मुकाबले पर तो नजर रहेगी ही। पॉइंट टेबल का जो गणित है वो भी आपको बीच बीच में समझाते रहेंगे। बहरहाल अभी हमको इजाजत दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स टाइम को। आप हमसे जुड़े इसके लिए मेरी तरफ से, मोहित की तरफ से, हमारी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।